बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है मंडे लिमिटेड के नाम से 16, 36, 23 इसके अंदर आपको मिलती है। यही मैंने टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था और इसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू मंडे लिमिटेड। द balances of property plant and equipment on 1st January 18 are given below। अब यहाँ पर 1st January 2018 के बैलेंसेस हैं। फौरी तौर पे हमें देखना ये है कि हमारी रिपोर्टिंग डेट क्या है, वो आपको रिक्वायरमेंट से मिलती है। ये 31 दिसंबर 2018 हमारी रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट को कह रहा है प्रिपेयर अ नोट। इनफैक्ट आपको जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट बनाने को कह रहा है IAS 16 के डिस्क्लोजर्स। ठीक है जी। फॉर इंक्लूजन इन ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 18 कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम्स फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारे पास इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं 1 जनवरी 2018 के और इन बैलेंसेस को लेकर आगे चलते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू द ऑफिस बिल्डिंग एज ऑन 1 जनवरी 18 अमाउंटेड टू ₹8.5 मिलियन। ये बिल्डिंग से मुताल्लिक बात हो गई। इसमें मैंने 1 इसलिए लिखा है कि अब जहां पर 1 है वो आपकी एक एसेट है, नंबर 1। दूसरा एसेट है आपके पास इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के बारे में वो कह रहा है कि सितंबर 1, 2018 को एक नया इक्विपमेंट आपने बाय किया था। ओके, was acquired by making payment of 70 million to the supplier and old equipment was also given in exchange to the supplier. The fair value of the old and new equipment were assessed at 21 million and 93 million respectively. तो आपको जब दोनों वैल्यूज मालूम होती हैं तो आप प्रायोरिटी जो है वो एसेट गिवन अप को दे रहे होते हैं। ओके, द ओल्ड इक्विपमेंट हैड बीन एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 40 million on 1st July 2016 and the cost incurred on installing the new equipment amounting 5 million। जो नया इक्विपमेंट उन्होंने बाय किया है उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसने बता दी कि 5 मिलियन। उसके बाद इंफॉर्मेशन, अब हम फिलहाल अपना ज़हन बना रहे हैं कि क्वेश्चन की नोयत क्या है। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन जो है वो एक तीसरे एसेट की मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। द होल प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग and installing was completed on 31st October। हमने काम करना शुरू किया 1 जनवरी 18 को इस पे कंस्ट्रक्शन, 31 अक्टूबर 18 को वो कंप्लीट हुआ। सब्सटेंशियल टाइम पीरियड इसके अंदर रिक्वायर्ड है। इसका मतलब फौरी ज़हन में आ जाना चाहिए कि कहीं IAS 23 की बात भी करेगा। However, work was stopped from 16 to 31st August 18। 15 दिन के लिए काम रुक गया due to unexpected rain। The total cost of 660 million incurred on the plant was paid as follows। अब 31 अक्टूबर को वो काम उसका कंप्लीट हो गया, लेकिन एक पेमेंट है जो कि हम बाद में कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो फॉरेन कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को वर्कआउट करेंगे, जो टाइम पीरियड जिसमें फॉल कर रही है उससे मुताल्लिक हम वर्किंग को देख रहे होंगे। द प्लांट वाज फाइनेंस्ड थ्रू अ बैंक लोन ऑफ 500 million obtained on 1 March 18। अब लोन आपने लिया 1 मार्च 18 को। इसका मतलब ये हुआ कि 1 फरवरी की जो पेमेंट है वो उससे पहले की है। The loan carries a markup of 18% payable annually। The surplus funds available from the loan were invested in a saving account and earned 17 million during capitalization। वो 17 मिलियन की टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम भी उसने हमें बता दी।
फिर कह रहा जी ऑन 31 December 18 द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग, अब दोबारा से एसेट नंबर 1 की बात कर रहा है, was assessed at 178 million by precise valuers and independent valuation firm। जो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म का नाम दे दिया, ये डिस्क्लोजर के लिए हमें ज़रूरी है, और डिस्क्लोजर के लिए हमें डेट बताना भी ज़रूरी है कि इस डेट को हमने बिल्डिंग को रीवैल्यू किया। वैल्यू इन यूज ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग एट 31 December 18 वॉज एस्टिमेटेड 186। अब ये उसकी 186 वैल्यू इन यूज बता दी, इसका मतलब है कि वो हमें इम्पेयरमेंट की तरफ भी लेकर जा रहा है कि उसकी इम्पेयरमेंट रिकवरेबल अमाउंट को आप वर्कआउट करेंगे। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वॉज एज फॉलोज। ऑफिस बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएट होती है, उसकी जिंदगी 20 साल है। इक्विपमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 20%। इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट रीवैल्यूएशन मॉडल है, इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल है। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो तीसरा एसेट है स्ट्रेट लाइन 15 ईयर्स कॉस्ट मॉडल। तो यूँ ये तीनों एसेट के बारे में उसने यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन पॉलिसी बता दी कि हम इस तरीके से डेप्रिसिएशन करते हैं। 20 ईयर के बारे में उसने यहाँ पर स्टैटिक बेस्ड एक डिटेल आपको बताई है। रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन है, ये उसकी जो लास्ट टाइम रीवैल्यूएशन हुई थी उससे ऑनवर्ड्स जो रिमेनिंग लाइफ है उसकी वो 20 ईयर्स है। ML accounts for revaluation on net replacement value method and transfers the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earning on an annual basis। ये उसके excess depreciation की तरफ इशारा उसने कर दिया। अब हम बिल तरतीब चलते हैं, पहले पहला एसेट ले लेते हैं बिल्डिंग। अच्छा, अब बिल्डिंग में हमने देखना ये है कि हमारे पास कितनी उसकी वैल्यू है और किस तरतीब में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। आप देखते चले जाइए। ये बिल्डिंग हमारे पास 240 मिलियन की 1 जनवरी को दी हुई है, ठीक है। अब इसमें शायद यार जो आपका सवाल था कि किस तरह से इसको करना, मैंने इसमें सिंपली पहले वर्किंग सारी की सारी की है और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक उसकी जो सही मानों में रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने जस्ट फॉर्मेट किया। अब होगा असूलन ये कि आपने जो उसकी रिक्वायरमेंट है नोट्स की, उसका स्केड्यूल आपने बना लेना और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपकी वर्कआउट होती चली जाएगी वहां से आपने इसके अंदर प्लेस करते चले जाना है, तभी आपको मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। अगर आपने ये स्केड्यूल नहीं बनाया होगा और अगर आपने ये नोट फॉर रीवैल्यूएशन वगैरह नहीं लिखे होंगे, सिर्फ वर्किंग की होगी, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। ये वो एरिया है जहां पर स्टूडेंट मार्क्स लूज करते हैं फिर, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है और कैसे हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं। फोकस हमारा 31 दिसंबर 2018 पे है। अब ये बात कर रहा है कि हमने बिल्डिंग को 1 जनवरी 2018 पे रीवैल्यू जब किया था तो उस वक्त उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये 1 जनवरी 2018 को उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस 8.5 है। अभी हमें नहीं मालूम कि उसकी बाकी मानदा जिंदगी कितनी है, अभी हम इंफॉर्मेशन जस्ट पुट कर रहे हैं। 36 उसकी ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। 3 बैलेंसेस अभी फिलहाल मैंने हाईलाइट किए, यहां पर मैंने लिख दिए। उसके बाद बिल्डिंग से मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है वो यहां पर ऑन 31 December द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज असेस्ड एट 178 मिलियन। 178 मिलियन पर उसकी रीसेस हो गई। ये अब आपके पास इसकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई। और वैल्यू इन यूज ऑफ द बिल्ड, अब उसने हमें 2 अमाउंट्स दी हैं कि एक मिनट, यहां पर हम उसकी
वैल्यू यूज मीन्स उसके इम्पेयरमेंट की तरफ भी एक चीज़ देखते हैं, लेकिन अभी हमें जो वर्कआउट करना है वो इसकी डेप्रीसिएशन की अमाउंट को वर्कआउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास देखने की बात यह है कि ये मशीन किस तरह डेप्रीसिएट होती है, सॉरी बिल्डिंग किस तरह डेप्रीसिएट होती है। ये बिल्डिंग डेप्रीसिएट होती है 20 इयर्स पे। अब ये एक क्लू है, यहां से हम बात को आगे लेके चलेंगे। अब ये 20 इयर्स पे जब डेप्रीसिएट होती है तो इट मीन्स एक साल की इसकी डेप्रीसिएशन, आप 20 पे डेप्रीसिएट जब करते हैं 20 इयर्स पे, तो एक साल की डेप्रीसिएशन इसकी 12 मिलियन की वर्कआउट होती है। ये पॉइंट क्लियर है जी? यहां से स्टार्ट होगी बात। ठीक है, अब अगर ये 12 मिलियन की डेप्रीसिएशन एक साल की बनती है तो इट मीन्स के 36 में उसके 3 साल डेप्रीसिएशन के मौजूद हैं। यहां पर हमने वर्कआउट किया कि इसमें 3 साल डेप्रीसिएशन के मौजूद हैं। अब अगर ये 3 साल डेप्रीसिएशन के मौजूद हैं तो हम 20 माइनस 3 इयर्स हम पहुंच गए कि इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 17 इयर्स है ऑन 1 जनवरी 2018। जी, यहां तक सब क्लियर है? अब अगली बात की तरफ हम आएंगे। अब जो हमारा साल 2018 का है, उस साल में इसको डेप्रीसिएट करने के बाद हमने रीवैल्यू करना है, यानी कि 31 दिसंबर 2018 को। तो फिर 31 दिसंबर 2018 की पहले हम इसकी डेप्रीसिएशन चार्ज की फिगर बनाएंगे जो इस साल का 12 मिलियन बनता है, और कंप्लीट उसको ट्रांसफर कर देंगे एसेट अकाउंट में। ये एसेट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब देखना ये है कि हमारे पास ये वाला एसेट कितनी वैल्यू पर नजर आना चाहिए। हमारे पास इस वक्त इस एसेट की जो आपके पास नेट बुक वैल्यू बन रही है उसको वर्कआउट कर लीजिए। वो कितनी बन रही है जी? 240 माइनस 48 एक्सक्यूज मी, 192 जी बेटे 192 बनती है 4 सालों की डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 192। और इसमें जो उसने बताई हुई है फिगर, उसके ऊपर अब हम इसको मेजर करेंगे। कह रहा है कि the revalued amount of the office building was assessed at 178 million by this person. Value in use of the office building at 31st December was valued at 186. अब हमें उसने कोई इंडिकेटर नहीं दिया हुआ उसकी इम्पेयरमेंट का। ठीक है, इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर दिया हो तब उसकी हम इम्पेयरमेंट की तरफ आए। अदरवाइज हम चूंकि रीवैल्यूएशन मॉडल पर चल रहे हैं तो हम पहले इसकी रीवैल्यूएशन वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है, वो रीवैल्यूएशन वर्कआउट करके हमें अब इसकी वैल्यू कैरिंग अमाउंट 178 मिल रही है, और अगर हम इसकी अब वैल्यू इन यूज को देखें तो उससे ज्यादा हो जाती है, तो लिहाजा 178 पर ही हम इसको रोक लेते हैं। ठीक है, ये तरीक़ेकार हमें क्या दे रहा है? एक रीवैल्यूएशन लॉस दे रहा है 14 मिलियन का। यहां पर एक और स्कूल ऑफ थॉट भी है, वो मैं आपके साथ इधर शेयर करना चाह रहा हूं। वो स्कूल ऑफ थॉट ये है
कि आपके पास कैरिंग अमाउंट एसेट की 192 मिलियन आ चुकी है और उसने वैल्यू इन यूज दी है आपको, जिससे कि आपको रिकवरेबल अमाउंट का इन दिया मिलता है। उसमें वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू भी उसने दी है। आप फेयर वैल्यू को अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी एज्यूम करें तो उसकी वैल्यू इन यूज 186 है, 186 और फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 178 है, जिससे हमें मालूम ये होता है कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है ग्रेटर ऑफ द 186 होगी और उससे हमें मालूम ये होता है कि हमारा इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो 6 का आता है। ऐसे ही है बेटे? जी सर। हम इस पे एक अकाउंटिंग एंट्री कर लेते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। इससे क्या होता है कि जी हमारा एसेट जो है वो 6 रुपये से 6 मिलियन से कम हो जाता है, प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। अब हमारे पास एक रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाती है जो कि 186 है। ये किस तारीख को आ रही है? 31 दिसंबर 18 को। और 31 दिसंबर 18 को ही फेयर वैल्यू हमारी जो है, चूंकि हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हैं लिहाजा हमें रीवैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। अब जब इसकी रीवैल्यूएशन मॉडल पे हम देखते हैं बात, तो हमें मालूम होता है कि जी इसकी फेयर वैल्यू जो है 178 है, लिहाजा हमें इसका रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट फॉर करना पड़ता है। अब रीवैल्यूएशन लॉस इसका जो है वो कितना बनता है जी? 8 बनता है। ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए जिस तरह अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशंस को एसेट में क्लोज करते हैं, उस तरह अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को भी एसेट में क्लोज करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसको खत्म कर दें और बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। और अब जो बिल्डिंग आपके पास रीवैल्यूएशन लॉस दे रही है, उसको रीवैल्यूएशन लॉस को डेबिट करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 8 और बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट करें 8। तो आपके पास वो बिल्डिंग अकाउंट रिड्यूस होकर 178 पर आ जाएगा। ये स्कूल ऑफ थॉट भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपको 2 काम करना पड़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉस पे भी वही जा रहा है और बिल्डिंग अकाउंट में भी वही जा रहा है। ठीक है, देखिए अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या है, आपका इम्पेयरमेंट लॉस का डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में चला गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आपका इम्पेयरमेंट लॉस का डेबिट चला गया। ठीक है, 6 से, और रीवैल्यूएशन का लॉस भी आपका स्टेटमेंट ऑफ लॉस में चला गया 8 से। टोटल 14 से रीवैल्यूएशन लॉस हम डायरेक्टली यहाँ पे बिल्डिंग को क्रेडिट कर रहे हैं और हम उसको डेबिट कर रहे हैं अपना रीवैल्यूएशन सरप्लस जो के पड़ा हुआ था। इधर भी हमारा इन फैक्ट जो रीवैल्यूएशन लॉस, आई एम सॉरी, जो रीवैल्यूएशन लॉस है, चूंकि हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ था तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में ही जाएगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस में ही जाएगा। ओके, तो एनीवेज आपने अगर इस स्कूल ऑफ थॉट के साथ चलना है तो उसमें पहले आप उसको इंपेयर करने के बाद रीवैल्यू कर रहे होगे डाउनवर्ड, और अगर इधर चलना है तो भी वही इम्पैक्ट आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब इससे इधर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने आपसे कहा हुआ है, व्हेनेवर
a revalued asset whenever a revalued asset is depreciated at once, calculate, ये भूलना नहीं बेटे बात को, at once calculate excess or less depreciation। ठीक है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये रीवैल्यू हो चुका हुआ था पिछले 3 साल पहले, अब इसको हमने डेप्रीसिएट किया फर्दर इस साल के लिए, तो इसकी एक्सेस डेप्रीसिएशन को भी ट्रांसफर करना बनता है। तो उसके लिए आपने इसके रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर डिवाइड किया, तो ये आपके पास रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है 0.5। ओके, अब ये 6 और ये वाला 8, अगर दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से आप चल रहे हैं तो आपको 2 मरतबा यहाँ पर रिवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट नजर आएगा। ठीक है, अदरवाइज जो मैंने आपको वर्किंग की, यहाँ से सीधा आप डायरेक्ट 14 भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो वट एवर यू आर डूइंग, आपका ये 14 रिवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट जब दिखेगा तो आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी यहाँ पर, जो कि प्रॉफिट लॉस में लेकर जाना होगी। अब ये जरा समझ लीजिए कि क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस को कैसे ट्रीट करना है इस सवाल के अंदर? यस सर। गुड। ये मतलब दोबारा से मैं कहूँगा, ये बड़ा मजे का सवाल है, ये कोई सादा सवाल नहीं है। इसके अंदर आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले मौजूद है और अब आपका वो एसेट इम्पेयर भी हो रहा है और डाउनवर्ड रिवैल्यू भी हो रहा है। तो दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगेगा उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बताया। ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन है। ठीक है, अदरवाइज जो आपको मैंने बात समझा दी वही है। ओके, डूइंग सो हमारे पास अब ये बिल्डिंग का मामला कंप्लीट हुआ। बिल्डिंग इस साल की डेप्रीसिएट भी हो गई, रिवैल्यू भी हो गई और एसेट भी हमारा 178 पर आ गया। अब हम दूसरे एसेट की तरफ आ जाते हैं, विच इज इक्विपमेंट। अच्छा, अब करना क्या है? अब यहाँ पर फौरी तौर पे आपने इसको भी अमेंड करना है। ठीक है जी, ये भी जरा साथ ही आप मुझे करवा दीजिए। ये आप लोगों ने बनाया था जी फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल? जी सर। टेस्ट में जैसे आपने बताया था वैसे बनाया मैंने इस दफा। जी, तो ये ज़रा इसको बहुत इम्पोर्टेंस देनी है। मैं अभी आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। पॉज कर दूँ क्योंकि प्लेस करनी है। ठीक है, आपके पास बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग 178 तक आपने पहुंचना है। ये काम आप खुद से कर सकोगे या नहीं, मतलब, लेकिन ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज बनाना बहुत जरूरी है, बल्कि मैं कहूँगा कि आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ये आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है और जरूर करनी है। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, इक्विपमेंट अकाउंट कैसे अब आपका मैनेज होगा। अब इक्विपमेंट में वो कह रहा है कि आपके पास 190 एंड 160 है और न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 70 टू द सप्लायर एंड ओल्ड इक्विपमेंट आपने एक्सचेंज के तौर पे दिया। तो 190 एंड 60 आपके पास ये आ
गई बात ओपनिंग बैलेंस की। और अब आपने जो न्यू इक्विपमेंट बाय किया है उसमें आपने कैश पे किया 70 और प्लस जो आपके दो फेयर वैल्यूज दी हुई थी, फेयर वैल्यू ओल्ड की और फेयर वैल्यू न्यू की। ठीक है, अब फेयर वैल्यू ओल्ड और फेयर वैल्यू न्यू जो है 21 एंड 93, इसमें आपने जब दोनों रिलायबली मौजूद हों 21 एंड 93, तो आप प्रेफर करते हैं जो आपकी ओल्ड की होती है उसको प्रेफर करते हैं, वो वाली आपने लेना होती है। 70 रुपये आपने 70 मिलियन आपने कैश दिया, 21 आपने ओल्ड इक्विपमेंट दिया और इंस्टॉलेशन आपने 5 मिलियन की वहां पर पे की। ये 5 मिलियन इंस्टॉलेशन का आपने दिया, तो टोटल उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 96। इस पर भी हम क्लियर है। ये 96 मिलियन हमें यहां नजर आ रहा है इसके डेबिट में। ओके, अब ओल्ड इक्विपमेंट जो हमने डिस्पोज ऑफ किया उसको वैल्यूएट करना है, उसकी उसने आपको बताई हुई है 40 million cost थी। The old equipment had acquired at cost of 40 million on 1st July 16। 1st जुलाई 16 तक। अब देखिए जी, ओल्ड इक्विपमेंट को हम डेप्रिसिएट किस पे करते हैं, 20% डेप्रिसिएट करते हैं कॉस्ट मॉडल पे। यहाँ से हमने उसका वो डेप्रिसिएशन पॉलिसी उठा ली और वो 40 मिलियन का इक्विपमेंट जो 1st जुलाई 16 को बाय किया था आपने, वो 1st जुलाई 16 से ऑनवर्ड पहला साल डेप्रिसिएट हुआ। ठीक है जी, 20% फॉर 6 मंथ्स, इस 40 का आपने ले लिया, आपके पास 36। अब चूंकि आप इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कॉस्ट मॉडल है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आप डेप्रिसिएट कर रहे हैं, लिहाजा इसकी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, और जब आपने डिस्पोज ऑफ किया 1 सितंबर को, उस वक्त तक की डेप्रिसिएशन आपने वर्कआउट की। अब सिचुएशन ये है कि ये वाला इक्विपमेंट आपका 1 जनवरी 2018 तक जितना डेप्रिसिएट हो चुका है उसको आप ओपनिंग बैलेंस में से निकालते हैं, प्लस ये वाला आपका फॉर द ईयर, ये आपका ओपनिंग बैलेंस में पड़ा होगा। ये आपका फॉर द ईयर उस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन चार्ज है। तो ये वर्किंग मैंने यहां से उठाई और यहां पर आपको शो कर दी कि इस साल की जो डेप्रिसिएशन 3.84 है वो इकट्ठी मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 15.04 और वो फॉर द ईयर वाला ऐड करके 15.04 को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, लेकिन इस साल में तो चार्ज ये 3.84 इसी साल के 9 महीने की डेप्रिसिएशन का होगा ना, और बाकी ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है 60 के अंदर। ठीक है, तो 60 में से 11.2 आपने जो है वो लेस किया, जो कि इस साल के ओपनिंग बैलेंस थे उसमें से ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट को लेस करके अब बाकी उस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो यूज में रहा उसकी चार्ज आपने वर्कआउट करना है, जो 26.64 वर्किंग आपकी बनती है। वो कैसे, जो नया इक्विपमेंट आपने 96 का खरीदा है वो डेट ऑफ परचेज से ऑनवर्ड्स 4 महीने आपके पास इस्तेमाल में रहा,
उसकी 4 महीनों की डेप्रिसिएशन। और जो ओल्ड इक्विपमेंट, अब ओल्ड इक्विपमेंट आपके पास क्या कॉस्ट करता है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। अब ये छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं। आपके पास ये जो 190 का इक्विपमेंट है, उस 190 में से 40 का इक्विपमेंट बिक चुका है, जो ओपनिंग डेट को 190 था। तो इसका मतलब है 150 कॉस्ट है, और ये 60 की जो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, उस 60 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से 11.2 ओपनिंग डेट तक वो डेप्रिसिएट हुआ था, वो आप लेस कीजिए तो आपके पास आएगा 48.8। एम आई राइट? ये 48 इसकी अगेंस्ट ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती है। तो 150 और 40.8 को आप नेट ऑफ करेंगे। ये 150 एंड 48.8 को आप जब नेट ऑफ करेंगे तो आपका 101.2 आएगा। उसकी 20% डेप्रिसिएशन आपकी बनेगी 20.24। ठीक है, तो ये दोनों एसेट्स ऐड होकर 26.64 आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर आ जाएगा। वो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर ही आपने वर्कआउट किया और ये आपका इक्विपमेंट का अकाउंट कंप्लीट हो गया। जैसे ये अकाउंट कंप्लीट होता है, आप इसकी इंफॉर्मेशन को भी इस टेबल में ले आएंगे। ठीक है जी। तीसरे एसेट की तरफ आते हैं। अब तीसरा एसेट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। The whole process of assembling and installing was completed on 31st October 18. 1 जनवरी को स्टार्ट कर लिया काम उसके ऊपर, 31 अक्टूबर 18 को कंप्लीट हो गया। However, work was stopped for 6 months for 15 days from 16th to 31st August due to unexpected rain. 660 मिलियन टोटल खर्च हुआ। लेकिन सिचुएशन इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी कमेंसमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस की जो है वो 1 जनवरी को शुरू हो रही है, पेमेंट 1 फरवरी को हो रही है। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन द प्लांट वाज फाइनेंस्ड थ्रू द बैंक लोन फॉर 500 मिलियन ऑन 1 मार्च। फाइनेंसिंग जो है वो फर्स्ट, हमने बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन जो शुरू करना होती है, उसमें जब ये तीनों शराइत पूरी हो जाए तब करना होती है। अब इस पॉइंट को ध्यान में रख लीजिएगा, और 17 मिलियन और 18% को ध्यान में रख लीजिएगा। ये हमने प्लांट को तो डेबिट कर दिया तमाम कॉस्ट से जो हमने इनकर की, 142, 14, 146 और 160, क्योंकि ये सारी इसी साल में डेबिट हो रही हैं, पे हो रही हैं। तो इसको हमने एसेट अकाउंट में तो बहरहाल डेबिट करना है ना, इसकी इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं अभी आप कि एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। आप एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए तमाम पेमेंट्स कर रहे हैं ना, तो एसेट का डेबिट होना तो बनता है। तो एसेट को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। ये 3-4 जो पेमेंट्स थी इसी साल की, वो हमें यहाँ पर डेबिट में दिखाई दे। अब उसके बाद की बात आती है बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने की। अब वो बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी है, फाइनेंशियल चार्जेस आपने 18% से पे करने हैं, और फाइनेंशियल चार्जेस की जो कैपिटलाइजेशन का पीरियड है वो 1 मार्च 2018 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2018 विद द एक्सेप्शन ऑफ हाफ मंथ। ठीक है, 15 डेज। ठीक है, तो जो आपका हाफ मंथ है, 15 डेज है, वो सस्पेंड रहा, तो आप 7.5 मंथ्स को कैपिटलाइज करेंगे। ये एक अहम पॉइंट इसमें क्लियर हो गया हमें, दुरुस्त।
अब वो जो 18% के साथ इसकी टोटल इंटरेस्ट की वर्किंग हमारे पास आती है, ये पूरे साल की है, उसमें जो कैपिटलाइज होने वाला पोर्शन होगा वो 7.5 मंथ्स का होगा। उसकी अमाउंट बनती है 56.25 और 56.25 में से टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करने से हमें जो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड की अमाउंट मिलती है, दैट इज 39.25। ये बड़ी सादा सी कैलकुलेशन है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल स्टेप्स इसके अंदर तमाम इन्वॉल्व हैं। इसमें डेट्स कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट को, मतलब इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें उसने 3 डेट्स दी हुई हैं। एक डेट जिस डेट को कमेंसमेंट शुरू हुई, दूसरी डेट जिस डेट से बिल्डिंग के लिए पेमेंट्स शुरू हो रही हैं, और तीसरी डेट जिस डेट को आप बोरो कर रहे हैं, यानी कि बोरिंग कॉस्ट ड्यू हो रही है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब ये तीनों बातें मुकम्मल मौजूद हों तब से ऑनवर्ड्स आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। लिहाजा हमने इन तीनों को वर्कआउट किया और हमने अमाउंट एक बना ली। अब वो जो हमने इन तीनों को मतलब कंसीडर करके हमने एक अमाउंट वर्कआउट कर ली। अब वो जो अमाउंट हमने वर्कआउट की, उस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे हम उसकी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम से, और वो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम उसमें से जब आप लेस करते हैं तो आपके पास जो अमाउंट आती है दैट वुड बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है जी, ओके। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी बच्चे के ज़हन में है तो पूछ लें। ओके, तो ये आपका 39.25 आपको यहाँ पर नजर आना चाहिए। ओके, जो कि कैपिटलाइज हो गया। अब इस सवाल में और कुछ भी नहीं रह गया सवाल प्रेजेंटेशन के और उसकी डिस्क्लोजर के। शायद यार आप मुझे बताइए बेटे, कोई पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्पेशली आपके लिए मैं इसको डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन को। क्या यार जी बेटे? सर मैंने ये बोरिंग कॉस्ट को ना और तना किया था। अच्छा, हमने सारी अमाउंट जमा कर ली है ना, मैंने सारी अमाउंट जमा नहीं की थी। आप अलग अलग कर रहे थे। नहीं, अलग अलग नहीं करना, स्पेसिफिक बोरिंग है बेटा, ये स्पेसिफिक बोरिंग है। ठीक है, स्पेसिफिक बोरिंग में आपने उसकी इकट्ठी वर्किंग करना होती है। वो जो जनरल बोरिंग होती है, जनरल बोरिंग में आप देखते हैं कब कब, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग तो है ही आपकी इस प्रोजेक्ट के लिए बोरिंग, तो आप इसलिए इसकी जो है वो पूरी वर्किंग जो है वो पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ आपने देखना ही होता है कि किस डेट से किस डेट तक आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक बात? आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लें। ठीक है शहरयार? जी सर, वो लास्ट वाली जो दिसंबर में सर। जी बेटे, दिसंबर की पेमेंट तो हमारी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग के अकाउंट में तो डेबिट होगी, लेकिन वो बोरिंग की कैलकुलेशन में इसलिए, बोरिंग की कैपिटलाइजेशन में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमारी वो एसेट जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। प्लांट में वो कैपिटलाइज तो होगी, लेकिन एसेट चूंकि कंप्लीट हो चुका हुआ है इसलिए वो एसेट की अमाउंट में
सॉरी बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट में शामिल नहीं होगी। ओके सर, आगे समझ आ गई ना। देखो 160 एसेट को आपने कैश पे किया, ये जो आपने कैश पे किया 160, ये आपने इस प्लांट एसेट के लिए पे किया ना, ठीक है। तो उस प्लांट एसेट के लिए आप प्लांट एसेट को डेबिट कैश को तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब जो आपकी बोरोइंग जहां से कैपिटलाइज होना शुरू होगी बोरिंग कॉस्ट, वो 1 फरवरी है और 31 अक्टूबर से पहले पहले की पेमेंट्स जो हैं वो आपकी उस बोरिंग्स में से हो रही होंगी, वो कैपिटलाइजेशन के मद में आएंगे, ठीक है। बाकी कैपिटलाइजेशन की मद में नहीं आएंगी। बहुत उम्दा क्वेश्चन आएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी सर। गुड। Any other question? Any point? Clear. Wonderful. तो मेरा ख्याल है कि अब ये क्वेश्चन हो गया। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो भेज रहा हूँ, जैसे ये हड़प्पा इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो इसको भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये भी बहुत उम्दा सवाल किया हुआ है। वंडरफुल, ये बहुत उम्दा सवाल है, ये भी मैं आप लोगों को आज शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा एक दो और क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले टॉपिक्स से ही रिलेटेड हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। आपका ये वीकेंड, क्योंकि कल भी क्लास नहीं होगी, कल भी मैं एक टेस्ट आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है, या प्रैक्टिस मटेरियल भेजूंगा। उसको रिलीजियसली प्रैक्टिस मटेरियल को जरूर आपने करना है, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और इसके तमाम एमसीक्यूज, ये चारों पांचों चैप्टर्स के जो भी आपके ये बनते हैं, IS 20, 23, 16, 40, 36, ये पांचों स्टैंडर्ड जो हैं इनके एमसीक्यूज एक मतलब दोबारा अच्छे से कर लो, ताकि ये आपके नॉन करंट एसेट्स के साइड पर हो जाएं। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह मंडे से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पढ़ना शुरू करेंगे। ओके बेटे, ओके, गुड लक बच्चों की, अल्लाह हाफिज। सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। कौन सा सवाल पूछा था बेटा ने? सर मैंने एग्जांपल नंबर 24 में एक पार्ट था बिल्डिंग वाला। अच्छा ठहर जा फिर मेरा काका, अगर मैंने निकालना सवाल तो मैं बुक में से देख के निकालता हूँ। यस सर, अब ये 700 रीवैल्यूड अमाउंट है सर, वो जो 2015 को हुई थी, वो वाली थी। यहाँ पर उसमें देखो लिखा हुआ है। जी सर। आपकी यस सर, मैंने स्टार्ट से शुरू करी थी ना, मेरा आंसर मैं 1 जनवरी 15 को आपने एसेट परचेज किया, 30 इयर्स की ओरिजिनल यूजफुल लाइफ, स्ट्रेट लाइन मेथड और रीवैल्यूएशन मॉडल पे आप इसको लेके चल रहे हैं। ये आपकी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी हो गई। अब कह रहा है बिल्डिंग के बारे में, द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमिन्ड बाय शबीर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 31 दिसंबर 15 and 17 वाज दिस। तो आपने 1 जनवरी को खरीदा जरूर 600 का, लेकिन आप ये देखिए, ये आपको खरीदा, ये आपका 1 जनवरी 15 को नजर आ रहा है, 31 दिसंबर 15 को वो 700 मिलियन का रीवैल्यू हो गया एक साल गुजरने के बाद, ठीक है। अब आप देखें रिक्वायर्ड, यस सर, आपकी रिक्वायरमेंट है 31 दिसंबर 17 की। अब वो जो बना रहा है 1 जनवरी 2017 की, ये ले रही है 1 जनवरी 2017 को, और ये है 1 जनवरी 2016 को। तो आपका 31 दिसंबर 2015 को 700 का हो चुका है, का मतलब है कि वो 1 जनवरी 2016 या 1 जनवरी 2017 को ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जिसको रीवैल्यूड अमाउंट कहते हैं ना, उसके लिए सही लफ्ज है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट उसकी जो है वो 700 हुई। ओके सर, मैं दोबारा सॉल्व करूंगी, मुझे समझ आ गया ना बेटे? यस सर। ये 31 दिसंबर को भी वैल्यू हो गया था सर 700।
यहाँ से आप यस सर, वो मैं शुरू कर दी थी ना 2015 से, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। आप असल में ना आप कंफ्यूज क्यों हुई हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने उसका सोल्यूशन देख लिया, अगर आपने उसका सोल्यूशन ना देखा होता तो आप बिल्कुल ठीक तरतीब में चल रही होती। नो सर, पहले मैंने सॉल्व किया था तो फिर कहीं और मिस्टेक होगी, मेरा आंसर मैच नहीं किया, फिर मैंने क्वेश्चन देखा। 2015 से अगर चल रही हैं तो 2015 की आप अलग से वर्किंग करें, ठीक है? 2015 की अलग से वर्किंग करें, फिर 2016 की वर्किंग करें, फिर 2017 की वर्किंग करें, क्योंकि 2015 में 1 जनवरी 15 को आप 600 का लिखेंगे। दुरुस्त बात? ओके सर, यस सर। से आगे चलेगी ओके सर। वैसे मुझे रिवैल्यूएशन में कल मसला हो रहा था वो, लेकिन वो आपने समझाया ना तो अब समझ आ गया, इसलिए शायद मेरा वंडरफुल बेटा, वंडरफुल, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके बेटा जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।